नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल पड़ा, धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा को पढ़ा और लेक्चर के लास्ट में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर बल व बलाघूर्ण को पढ़ा, जो कैलकुलेशन से हमें प्राप्त हुआ था टो बराबर NI/AB sin थीटा। बलाघूर्ण का प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद लूप को, वो आयताकार हो वृत्ताकार हो, रखकर धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसका घूर्णन निश्चित है, वो घूमेगा ही, क्योंकि टो इज नॉट इक्वल टू जीरो। टो जीरो नहीं है, टो वैल्यू रखता है तो टो का होना इस बात का प्रमाण है कि घूर्णन उत्पन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे मोटर का सिद्धांत भी कहते हैं। पंखा, कूलर, मिक्सी, ये बिजली से जो घूर्णन करने वाली अधिकांश मशीनें हैं वो इस मोटर के सिद्धांत द्वारा ही तैयार हुई है ना, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब हमें मूलतः इसके द्वारा धारामापी पढ़ना है ना। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा धारामापी, जो इस सिद्धांत से चलेगा ना। तो सब आज जो हमें पढ़ना है वो मुख्य टॉपिक में लिख देता हूं, धारामापी। अंग्रेजी में इसे कहें तो बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब हम बोलते होते हैं तो कभी मुंह से धारामापी निकल जाता है और कभी गैल्वेनोमीटर निकल जाता है। तो वो आप अंडरस्टैंडिंग रखें, गैल्वेनोमीटर और धारामापी दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। डेफिनेशन क्या चीज है साहब? तो वह युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन, धारा का संसूचन तथा धारा की दिशा को दर्शाती है, धारामापी कहलाती है। यानी धारामापी का नाम धारामापी, तो नंबर वन धारा को तो ये मापता ही होगा, तभी इसका नाम धारामापी। संसूचन इसने बोला मैंने कि बहुत संवेदनशील उपकरण है। ये अगर अति अल्प धारा भी हुई तो इसकी सुई में वाइब्रेशन होने लग जाएगा, या उल्टा बोल दो, अगर धारामापी की सुई में वाइब्रेशन होता है तो आप समझ लो कि वहां पर धारा उपस्थित है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि धारामापी धारा का संसूचन भी करता है, यानी अल्प धारा भी हो तो उसको डिटेक्ट कर लेगा और धारा की दिशा को भी मापता है। एक चालक में धारा की दिशा अगर A से B है या B से A है तो ये बता देगा कि धारा की दिशाएं विपरीत हैं। उसका रीजन है, केवल ये इकलौता ऐसा मीटर है जिसका शून्य बीचों बीच होता है। ये शून्य के दाईं ओर भी नापता है और शून्य के बाईं ओर भी नापता है। इसके परिचय में आपको ये दिखाया जाएगा। तो इसका शून्य बीच में होना एक बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी। शून्य का बीच में होना दिशा बता देता है कि धारा दाएं से बाएं बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है ना। धारामापी के दो प्रकार हैं। नंबर वन, चल कुंडली धारामापी।
मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। अब यहां तो सब नाम से स्पष्ट है, क्या परिभाषा है इसमें? वह धारामापी जिसमें चुंबक स्थिर है लेकिन कुंडली चलायमान है, वो चलती है, वो घूर्णन करती है, इसलिए इस धारामापी का नाम है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी के अपने को दो सैंपल पढ़ने, ए मैं इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, वैसे जैसे ए लिख रहा हूं तो ए में पढ़ना अपने को निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुंडली चुंबकों के बीच में लटका रखी है, निलंबित, सस्पेंडेड है ना, क्लियर। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए यूं समझे आप, मैं भी चलो पहले दूसरा भी लिखवाया तो फिर आपको बात बताता हूं मैं। बी में पढ़ेंगे अपन कीलकित कुंडली धारामापी। अब नाम से स्पष्ट है कि इसमें चुंबकों के बीच में कुंडली को कीलों के सहारे ठहरा रखा है, इससे कीलकित, पाइवटेड, वो सस्पेंडेड लिख रहा है। अब मैं यूं कहना चाहता था कि जैसे पहले बात करें निलंबित की, तो निलंबित वाला जस्ट आपको प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, यूं समझे आप। ये धारामापी सेंसिटिव तो है पर कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, तो इससे तो अपने को सिद्धांत समझ लेना है, बनावट वगैरह देख लेंगे। और ये जो अपना सेकंड है, यह आपकी प्रयोगशाला में उपस्थित है, जो आप जिसका आप यूज करते हो लेबोरेटरी में जाकर। तो लेबोरेटरी में ये कीलकित कुंडली धारामापी है। फिर इसी से हम आगे दो टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एक हमें पढ़ना होगा अमीटर और दूसरा हमें पढ़ना होगा वोल्टमीटर। शंट वगैरह के बारे में तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दूंगा। तो अमीटर और वोल्टमीटर दोनों किससे बनते हैं? कीलकित कुंडली धारामापी से। तो सब अपना क्रम समझ लेना आप। चल कुंडली धारामापी वह धारामापी जिसमें चुंबक स्थिर है, कुंडली चलायमान है, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहले मैं आपको ए पढ़ाऊंगा, निलंबित कुंडली धारामापी, फिर बी, फिर ये दोनों। अब धारामापी का दूसरा जो प्रकार है ये अपने सिलेबस में नहीं है, सुनाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा प्रकार है चल चुंबक धारामापी। अब आप समझ गए होंगे सब, है ना। वो चल कुंडली धारामापी था, ये चल चुंबक धारामापी है। इसमें कुंडली स्थिर हो गई, चुंबक चलायमान रहेगा, इसने चल चुंबक, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, है ना। इसका सैंपल या इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्पर्शज्या धारामापी। स्पर्शज्या धारामापी जो वेल पॉपुलर है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से, है ना। प्रैक्टिकल लैब में ये आपको दिख सकता है। तो सब ये अपने सिलेबस में नहीं है, थ्योरी सिलेबस में नहीं है। चल चुंबक धारामापी को अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि जब ये सिलेबस में ही नहीं है तो स्वाभाविक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी स्पर्शज्या धारामापी भी अपने सिलेबस में नहीं, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में है। तो लेबोरेटरी में है तो अपन तो यहाँ पर जो लेक्चर पढ़ने निकले हैं वो थ्योरी लेक्चर जो अपने एकेडमिक में काम आएंगे, कंपटीशन में काम आएंगे। तो सब अब मैं आपको स्टार्ट करूं कहां से? चल कुंडली धारामापी का
सैंपल 1 निलंबित कुंडली धारा मापी, है ना। चले सब, अब आ जाइए आप ए, मैं वही लिखूंगा ए को, है ना, ए में निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, है ना, यानी सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड का मतलब निलंबित। इसका चित्र वगैरह बनाता हूं, है ना, लॉजिक साथ चित्र बनाकर मैं साथ में आपको बनावट वगैरह बोलता रहूंगा। मतलब कहने का मतलब चित्र बना दे तो बनावट तो क्लियर हो गई, है ना, उसको फिर अलग से बोलने का कोई मतलब नहीं है। कौन सी चीज इसमें क्यों क्यों रख रखी है, क्या क्या उसके पीछे वजह है, वो अपन जब इसको कंप्लीट करेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कस करेंगे। इनिशियली तो मैं सारा बनाऊं, है ना, तो सब इनिशियली बनाता हूं, कोशिश करूंगा बेहतर चित्र बनाया जाए। ये सब अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवखंड ले लिए अपन ने। अवतलाकार का मतलब आप घुड़नाल आकृति जैसे समझ लो, घोड़े की नाल जैसी आकृति के, है ना। इधर भी सब घुड़नाल आकृति का दर्शाने के लिए अब चित्र में देखो 3D लुक लाने के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं ना कि 3D लुक लाए। इस हाथ से देखो तो आप इस टाइप का, जो दोनों हाथ दिख रहे हैं मेरे, ये देखो सर, ये इस टाइप की डेप्थ है। इसके अंदर जो डेप्थ है वो बेलनाकार डेप्थ है। जो गहराई दिखेगी वो गहराई को अगर आप देखो तो बेलन जैसे आकार की गहराई है। 3D लुक की कोशिश की थी अपन। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है साहब। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। अब कुंडली को सस्पेंड किया जाएगा तो कुंडली को किस पे लपेटेंगे साहब? तो कुंडली को लपेटेंगे नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर। ये नर्म लोहे की क्यों, पटलित क्यों, इनके जवाब के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे आप, है ना। इस बेलनाकार क्रोड पर डायरेक्ट तार नहीं लपेटा जाएगा। इस पर एक एल्यूमिनियम की फॉइल या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाएगी। ये सब अभी लिखूंगा साहब मैं एक साथ, अभी बोल ही रहा हूं, है ना। ये परत चढ़ाई जाएगी। इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आयताकार कुंडली बनाएंगे। तो अब आप बेलन पे अज्यूम करो, ये बेलन है। इस पर जब मैं कुंडली लपेटूंगा तो कुंडली का आकार कैसा होगा? स्वाभाविक है, बेलन पर लपेटा गया तार आयत के आकार में होगा। क्लियर? तो सब ये अपन लपेट रहे हैं, है ना, विद्युत रुद्ध तांबे के तार की बनी आयताकार कुंडली, है ना। अब देखो ज्यादा तो अपन फेरे नहीं दिखा सकेंगे, अपन 2 फेरे दिखा देते हैं, इधर एक फेरा ऊपर, ठीक है। ये सब अभी नाम एक साथ लिख दी जाएंगे। अभी मैं पहले उसकी सारी अरेंजमेंट कर दूं। सस्पेंडेड है, लटकी हुई है, तो लटकी हुई तो किसी तार से लटक रही होगी। अब ये वो तार जिससे लटक रही है ना, ये अक्ष के अनुदिश, है ना, ये वो तार जिससे लटक रही है। तार ये फॉस्फर ब्रांज का तंतु है, पतला तंतु कहने का मतलब पतला तार, है ना। सब नाम एक साथ लिखूंगा। मरोड़ी शीश, है ना, ऊपर आपने सप्लाई देनी है। ये सप्लाई देने के लिए ये हैंग कर दिया आपने, छत से जैसे टांग दिया यूं। अब इसको मरोड़ी शीश बोलेंगे। अब नाम तो सब देखो प्योर हिंदी में ऐसे ही आते हैं ना, मरोड़ी शीश। यहां से आप सप्लाई दे रहे हैं, कुंडली को सप्लाई देंगे, लाल वाला वायर कुंडली, ठीक है। इस सप्लाई पॉइंट को अपन कहते हैं T1। नाम अभी सबके एक साथ लिखूंगा ताकि दोबारा रिपीटेशन। नीचे आप एक स्प्रिंग लगाएंगे,
प्रत्यानयन बलागुण पैदा करने। प्रत्यानयन बलागुण क्या है वो अभी सब समझा दिया जाएगा। नीचे दूसरी सप्लाई देंगे, ये भी मरोड़ी शीर्ष फिक्स कर दिया, एक पॉइंट है ना। यहां दूसरा तार जोड़ेंगे T2 है ना, ये स्प्रिंग S। अब सीधी सी बात, जो भी अब सिद्धांत बनेगा आपके सामने सिद्धांत आएगा, तो सिद्धांत में आप देखना इस कुंडली के घूर्णन से धारा नपेगी। अब कुंडली का घूर्णन कैसे नापें? तो क्या करते हैं, कुंडली का घूर्णन नापने के लिए इस फास्फर ब्रांच के तंतु पर वृत्ताकार समतल दर्पण लगा देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। बस मैंने आपसे यही कहा था कि बिगिनिंग में आप थोड़ी जल्दबाजी मत करना है ना, जल्दबाजी कराओ लफड़ा। इसका ये चिपका हुआ है फास्फर ब्रांच के तंतु, कुंडली घूमती है वैसे ये समतल दर्पण भी घूमता है। तो सब पहले मैं नॉमेनक्लेचर कर दूं, नाम लिख देता हूं, सबके नाम इससे लिख देता हूं ना। ये है फास्फर ब्रांच का तंतु, क्यों वो आपको सब बताया जाए। इससे आपने कुंडली लटका रखी है, इस तंतु पे क्या चिपका रखा है, वृत्ताकार समतल दर्पण, सिंपल वाला है ना। चुंबक आपके किस टाइप के हैं, तो आपके चुंबक अवतलाकार है, घुड़नाल आकृति कह सकते हो आप, अवतलाकार चुंबक है ना, जिसके बीच में आपको गैप कैसा दिखेगा, बेलन जैसा। इस बेलन जैसे गैप में आपने नर्म लोहे की पटलित, पटलित का मतलब नर्म लोहा तो ठीक है, सॉफ्ट आयरन है, उसकी पटलित का मतलब पूरा आकार नहीं बल्कि पत्तियों पत्तियों में पहले इसको तो काट दिया, फिर वापस पत्तियां कुछ अलग वार्निश से जोड़ दी, तो उसको कहते हैं पटलित। छोटे से में समझ लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक पूरा बेलन काम में नहीं लेंगे आप, उसको पहले पत्तियों पत्तियों में काट दें, फिर हर पत्ती को कुछ अलग में डुबो दें वार्निश में, और फिर वापस चिपका दें, बेलन बन जाएगा। ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं पटलित करना है ना। तो नर्म लोहे की पटलित क्रोड, क्रोड का मतलब टुकड़ा है ना। अब कैसी है पटलित, मैंने समझा ही दिया। बेलनाकार है ये, वो बेलनाकार अब लिख नहीं पाया मैं। ये एल्यूमिनियम की परत व्हाइट वाली, एल्यूमिनियम की परत, कहने का मतलब डायरेक्ट नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर आपको तार नहीं लपेटने। और ये जो है ये विद्युत रुद्ध तांबे के तार, इंसुलेटेड विद्युत रुद्ध तांबे का तार लिख देता हूं ना, वो उसकी कुंडली बना रखी। तो ये सब अब क्यों है, कैसे हैं, क्या है, वो सब वजह आपको समझ में आएगी। अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि साहब निलंबित कुंडली धारामापी में फास्फर ब्रांच के तंतु के इस्तेमाल के या उसके द्वारा अवतलाकार ध्रुवखंड या घुड़नाल आकृति के जैसे चुंबक के बीच में जहां बेलनाकार गैप होता है, उसमें बेलनाकार पटलित क्रोड, नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर आयताकार विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडली को लटका रखा है चुंबकों के बीच में। बनावट तो मैंने सुनाई दी ना। नीचे ये स्प्रिंग है, सप्लाई कहां से दे रहे हैं वो आपको दिखाई दी। तो साहब ये तो बनावट होगी। बनावट में अभी एक चीज बाकी पड़ रही है कि सामने या कुंडली का विक्षेप कैसे नापेंगे, तो वो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक चीज मुझे और बनानी है। अब सब पहले प्रिंसिपल तैयार करें कि भैया ये जो बनाया इससे कैसे धारा का मापन होगा, ये कैसा धारा मापेंगे। तो आओ साहब,
अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल। ये सिद्धांति मेन होता है सब, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही। अब ठीक है, जैसे सचित्र चित्र ही पूछ लें तो ये सब चित्र बिल्कुल सब चीज इसमें डाल दी, सब चीज। वो मरोड़ी शीट नहीं लेगा, मरोड़ा मरोड़ी लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बस वही नहीं लिखा, बाकी मैंने सब लिख दिया ना। क्लियर? अब सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है ना, स्वाभाविक है इसमें अपन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, धारा प्रवाहित करते ही कुंडली में घूर्णन उत्पन्न होगा। घूर्णन उत्पन्न होगा, उसका प्रमाण है बलाघूर्ण। तो कल अपन ने जो लेक्चर में निकाला था वो बलाघूर्ण कितना था? NI/AB sin थीटा। ये सब बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये सब सिचुएशन कल क्लियर हो चुकी थी। ये मोटर का सिद्धांत कहलाता है और ये साफ कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली में, या चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली हो, आयताकार नहीं, अगर कोई कुंडली है उसमें आपने धारा प्रवाहित की तो कुंडली में घूर्णन होगा, क्योंकि बलाघूर्ण प्रेजेंट है, उपस्थित है ना। अब बड़ा ध्यान से समझना, हमें कुंडली का विक्षेप नापना। ये कुंडली का विक्षेप नहीं है, ये तो कुंडली के तल का लंब व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर आपने कल वाले लेक्चर में फाई देखा हो तो फाई कुंडली का विक्षेप था, तो फाई तो इसमें सीन में है ही नहीं, है ना। आएगा आएगा, है ना। तो सब वो आएगा और ये भी रहेगा तो चक्कर पड़ेगा। तो इसको लुप्त करने के लिए क्या किया इन्होंने, अब देखो, है ना। इसको लुप्त करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का। अब आपको यह समझाना तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है। ये देखो, अब एक एक बात का जवाब मिलता जाएगा। अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव इस आकार के, इनके बीच गैप कैसा होगा? बेलन जैसे आकार का। अब आप इस चित्र को ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो देखो, ये आपको इस तरह से चुंबकीय ध्रुवखंड दिखेंगे। थोड़ा सा भी वृत्ताकार गैप होना चाहिए था, अब क्योंकि अपन चित्र बनाते हैं तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं, है ना, ये एक बीच का गैप वृत्ताकार है। अब वो थोड़ा सा क्योंकि पेन से ये परफेक्शन नहीं आ पाता इसलिए, है ना, पर आप ये समझ जाने। देखो, ये अवतलाकार, ये अवतलाकार। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि अवतल आकार इसलिए लिया जाता ताकि बीच में जो गैप बने उसका काट वृत्ताकार हो और गैप बने वो बेलनाकार हो। तो साहब एक कारण तो आपको समझ में आ गया कि घूर्णनाल आकृति के चुंबक या अवतल आकृति के चुंबक क्यों लिए। चलो सब, अब इसके बीच में उच्च चुंबकशील पदार्थ रखा। हर चीज का जवाब मिलेगा। नर्म लोहा की चुंबकीय पारगम्यता उच्च है। चुंबकीय पारगम्यता उच्च होने का मतलब नर्म लोहा वह पदार्थ है जो चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने में सरलता प्रदान करता है। यानी जहां आपने नर्म लोहा रख दिया, चुंबकीय बल रेखा सिमट कर इसमें से निकलना चालू हो जाएंगी। ये इसकी चुंबकीय पारगम्यता उच्च होने का यह अर्थ है ना। तो सब, अब जो आपने बीच में बेलन रखा, वो बेलन आप जो ऊपर से देखोगे तो उसका काट कैसा दिखेगा? वृत्ताकार। देखो, आप, मैं हर चीज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये आपको वृत्ताकार काट क्षेत्र दिखेगा। अब ये देखो, मैं वृत्त बन नहीं रहा परफेक्ट, लेकिन बोल तो मैं परफेक्ट ही रहा हूं। ये क्या है साहब आपके? ये देखो, दिख गया? नर्म लोहे की बेलनाकार के दो, ऊपर से वृत्ताकार दिख रही है ना। अब क्या होगा उसका परिणाम वो समझो आप। इसका परिणाम ये होगा कि जो बल रेखाएं एन से निकली
अब उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको सीधी नहीं जाने देगा। ये देखो एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा है, ये उन्हें सीधा नहीं जाने देगा। ये मैं तीर से बता रहा हूं। ये देखो अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया है ना, और इसी प्रकार जो एस को जाएंगी वो भी त्रिज्या के रूप में ही जाएंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाएगा, त्रिज्या के माफिक जैसे है ना। अब इससे क्या हुआ साहब, तो दो का महत्व तो समझ गए आप। एक तो इसका महत्व समझ गए कि चुंबकीय ध्रुवखंड अवतलाकार क्यों लिए, और दूसरा इसका मतलब समझ गए कि उनके बीच में बेलन फिक्स क्यों किया है ना, क्योंकि उसका काट वृत्ताकार दिखेगा। अब इस पर आपने बेलन पर आयत आकार में क्या लपेट रखी है, आयत आकार में आपने लपेट रखी है विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट रखा है। अब क्योंकि आपको तो ये टॉप ही दिख रहा है, तो बस मैं यहाँ दो चार तांबे के तार दिखा देता हूं। भाई आपको तो ये दिख रहा है ना, ऊपर से देखने पे यही दिखेगा, ये है ना, तो आपको जो दिख रहा है वो दिखा है ना। जैसे आपको तो ये दो तीन तार दिख रहे होंगे, आयताकार कुंडली का टॉप दिखेगा। ये क्षेत्रफल की दिशा तल के लंब क्षेत्रफल की दिशा को प्रेजेंट करता है। ये देखो चुंबकीय बल रेखा, बी और ए के बीच में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। तो आपको ये चित्र तो नहीं बनाना, लेकिन अब आप दो बातें समझ चुके। नर्म लोहा क्यों, क्योंकि उच्च चुंबकशील है। अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों, ताकि उसके बीच में बेलन रखते ही और चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बन जाएगा, त्रिज्यीय चुंबकीय। आप जब एग्जाम में लिखो तो आप तो केवल इतना सा लिख देना, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ए, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मुझे आपको समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, यानी थीटा ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये साइन थीटा गया काम से। ये देखो एक से बल आघूर्ण टो बराबर NI AB, ये रह गया साहब इक्वेशन 2। तो साहब त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बनाने या यूं कहते हैं साइन थीटा को हटाने के लिए ये व्यवस्था की गई। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनको केवल ये लिख देना त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में, वो सब समझते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है। अब सब जैसे ही इस बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो नीचे आपने देखी स्प्रिंग, ऊपर देखा आपने फास्फर ब्रांच का तंतु, इन दोनों में ऐंठन आ जाएगी। ऐंठन आ जाएगी का मतलब ये विपरीत दिशा में घूर्णन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे अपन मान लो कोई डोरी है, छत से लटका दी आपने डोरी, उस डोरी के निचले सिरे पर आपने बोल्ट टांग दिया, कोई भी वस्तु टांग दिया, वो वस्तु को क्लॉकवाइज घुमाते जाओ तो डोरी में ऐंठन आ जाएगी। फिर डोरी क्या करेगी, उसको उल्टा घुमाएगी। तो एग्जैक्टली ये आरोपित या जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, इससे कुंडली घूमी साहब, सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूमी सपोज, तो फास्फर ब्रांच के तंतु और स्प्रिंग दोनों में ऐंठन आ जाएगी और विपरीत दिशा में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। आरोपित बल आघूर्ण के विपरीत उत्पन्न बल आघूर्ण को कहते हैं प्रत्यानयन या रेस्टोरिंग टॉर्क। प्रत्यानयन बल आघूर्ण या रेस्टोरिंग टॉर्क, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्लॉकवाइज होगा, उल्टा,
और ये अगर क्लॉकवाइज है तो प्रत्यानयन बलागुण एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो इसके उल्टा ही होगा, है ना, क्योंकि इसके होने से ऐंठन उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्रत्यानयन बलागुण टो रेस्टोरिंग हमेशा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होता है। अब कुंडली का विक्षेप कितना अज्यूम कर लिया मैंने, 5। तो प्रत्यानयन बलागुण कुंडली के विक्षेप 5 के समानुपाती होता है, यानी टो रेस्टोरिंग इज इक्वल टू C5। इस C को थोड़ा सा बड़ा कर दें ना। चलो खैर ले लेते हैं एक बार इरेजर। हर चीज बहुत सावधानी से लेनी पड़ती है यहाँ पे, अगर इरेजर की जगह कुछ और उड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब प्रत्यानयन बलागुण विपरीत दिशा में। आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ताकि बार बार क्या है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ये फिर किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, है ना। वो वामावर्त है तो ये दक्षिण। ऐसे अब एग्जैक्ट ऐसा है यूं नहीं कह रहा मैं, बस ये दोनों विपरीत दिशा में। सी क्या है सब, है ना, सी यहां पर ऐंठन नियतांक है, मैं लिख देता हूं, सी की जरूरत पड़ती है ना, तो सी ऐंठन नियतांक बोल दो आप, सी ऐंठन नियतांक, है ना, ऐंठन नियतांक, या यूं कह दें प्रति इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण। अब वो दोनों में से कुछ भी समझ जाओ, प्रति इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण, तो 5 गुणन के लिए आवश्यक बलागुण C5 हो गया, जैसा भी है ना। तो C दोनों तरह से समझा दिया। इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण, तो 5 ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण C5 हो गया, उसको टोआर लिख ही दिया, है ना, सिंपल में लिख दिया ऐंठन। अब क्या होगा सब, एक बलागुण एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, तो कुंडली को संतुलित होना यानी स्थिर होना ही पड़ेगा। एक दक्षिणावर्त घुमा रहा है, एक वामावर्त, तो कुंडली की संतुलन अवस्था में, है ना, अतः लूप या कुंडली, है ना, कुंडली की संतुलन अवस्था में, है ना साहब, कुंडली को रुकना पड़ेगा सब। संतुलन अवस्था में टो बराबर टो रेस्टोरिंग, जहां पर दोनों बलागुण बराबर हो जाएंगे, विपरीत तो हिस्से, तो जहां पर दोनों बलागुण बराबर हो जाएंगे वहां परिणामी बलागुण 0 हो जाएगा, और परिणामी बलागुण जहां 0 हो जाएगा वहां कुंडली रुक जाएगी, है ना। ए और बी से मान रख दो, टो का मान NI/AB और टोर आर का मान C5, यानी धारा I बराबर, कांस्टेंट को देखो मैं इकट्ठा कर देता हूं, C कांस्टेंट, NA/B कांस्टेंट, 5, है ना, सबको मैंने गैदर कर दिया, यानी I इज इक्वल टू K5, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, यानी स्पष्ट हो गया कुंडली के विक्षेप से धारा का मापन कर सकते हैं, क्योंकि साफ कह रहा है ये कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, साफ कह रहा है, साफ कह रहा है, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये सिद्धांत है साहब, इसका मतलब कुंडली के घूमने से या कुंडली के विक्षेप से आप धारा का मापन कर सकते हैं कंफर्टेबली, साफ साफ दिखा रहा है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। के का थोड़ा सा विशेष याद रखना, यहां पर के क्या है सब, C/NAB, है ना। इसका मात्रक विशेष रूप से याद रखना, इसका मात्रक है एम्पियर, इसका मात्रक पूछ लेते हैं कई बार। इसको कहते हैं धारा मापी का परिवर्तन गुणांक, ये कहलाता है सब धारा मापी का
परिवर्तन गुणांक। क्लियर साहब? यानी अगर कोई परिवर्तन होने हैं तो वो इस के द्वारा ही होने, के बराबर C/NAV। सिद्धांत से आप सहमत होगे। अब आप समझ गए कि वास्तव में कुंडली के विक्षेप से धारा को माप सकते हैं। अब कुंडली का विक्षेप कैसे मापे, उसकी हर चीज सामने आएगी आपको, तो आपको लगेगा वास्तव में धारा मापी कितनी संवेदनशील और कितनी सोच विचार कर बनाई गई युक्ति है, जिसमें हर चीज की प्रिकॉशन रखी है और सबसे पुरानी युक्ति है, सबसे पुरानी, वोल्ट मीटर मीटर से भी पुरानी है ना। तो सब अब कुंडली का विक्षेप माप लिया जाए तो धारा माप ली जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं जो शुरू में समझाना चाहता था। कुंडली का विक्षेप मापने के लिए हमने ये रखा वृत्ताकार समतल दर्पण, हर चीज सामने आई। विद्युत तांबे का तार तो समझ ही गया आप, वही कुंडली है। अब वृत्ताकार समतल दर्पण क्यों रखा, अभी फास्फोर बांझ के तंतु वाली बात भी आएगी, है ना। जैसे कुंडली घूमेगी तो हमने ये जो वृत्ताकार दर्पण चला रखा है ये भी घूमेगा। इस वृत्ताकार दर्पण से ही कुंडली का विक्षेप मापा जाएगा। अब कैसे, तो आपको यहां समझाता हूं मैं। इस समतल दर्पण के ठीक सामने एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बोलते हैं लैंप स्केल व्यवस्था, है ना। थोड़ा सा समझना, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, अभी आपके सामने सारा टाइटल क्लियर हो जाएगा ना। ये सामने की ओर एक व्यवस्था है लैंप स्केल। अब देखो इसमें एक स्केल होता है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का स्केल, और ये स्टैंड लगा दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा सा ये स्टैंड लगा के दिखा दिया, है ना, ये स्टैंड। अब इसमें यहां होता है लैंप, ये तो स्केल है इससे ही सिंपल, वो जैसे अपने फुट स्केल जिसको आप मानते हो वैसा सिंपल स्केल है ना। ये लैंप, अब आप ऐसे टॉर्च समझ लो, ये लैंप से सीधी लाइट जा रही है किस पर, इस पर, किस पर, वृत्ताकार समतल दर्पण आमने सामने रखें, 1 मीटर दूर रखा है मान लो। अब यहां तो मैं लिखूंगा कैपिटल D। तो क्या है सब, ये कैपिटल D दूरी पर रखा है और लैंप से लाइट सीधी किस पे जा रही है, वृत्ताकार समतल दर्पण में। ठीक है सब। अब पहले इधर की बात पूरी कर दूं। जब ये लाइट इस समतल दर्पण पे आ रही है, समतल दर्पण का अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण 0 है, तो स्वाभाविक है बिंब और प्रतिबिंब एक ही जगह बनेंगे। या यूं कहते हैं आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही समतल दर्पण मुड़ेगा, जैसे फाई कोण मुड़ा, तो आपतित का अभिलंब से कोण 5 और परावर्तित का अभिलंब से कोण 5, तो आपतित और परावर्तित के बीच में कोण कितना हो गया, 2π। समझिए, दोबारा एक बार सुन ले। ये लैंप है जो मैं लैंप स्केल व्यवस्था में, यहां से लाइट डलेगी किस पे, इस वृत्ताकार। अगर ये समतल दर्पण सीधा है तो बिंब का प्रतिबिंब आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, मतलब प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये समतल दर्पण थोड़ा सा मुड़ गया, ये मुड़ गया। अब मुड़ गया तो जैसे मान लीजिए आपतन कोण 5 तो परावर्तन कोण भी 5, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कुल कोण कितना हो गया, 2π। अब इसका प्रतिबिंब स्केल पर बनेगा, तो साहब ये मान लीजिए स्केल पर यहां से जाने वाले बिंब का प्रतिबिंब यहां बना साहब, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली स्मॉल d।
और लैंप स्केल व्यवस्था यानी लैंप की और समतल दर्पण के बीच की दूरी है ना, ये लैंप और ये समतल दर्पण, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली कैपिटल डी। थोड़ा सा ज्यूम करना पड़ेगा साहब आपको, है ना, लैंप और मिरर, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली कैपिटल डी। तो अब देखो कार्य प्रणाली में नाप के दिखाया तो वर्किंग, कार्य प्रणाली वर्किंग में मैं आपको फाई मापना सिखा रहा हूं कि फाई को कैसे नापते हैं। अगर समतल दर्पण फाई कोण घूमता है यानी कुंडली में फाई विक्षेप होता है, तो अभिलंब से आपतित किरण का कोण फाई और अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण फाई, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना हो गया? कुल कोण हो गया 2 फाई। दूरी कितनी है? कैपिटल डी। और प्रतिबिंब और बिंब के बीच में दूरी कितनी है? स्मॉल डी, जो मैंने दिखा रखी है आपको। तो सब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, है ना, कोण लिख ही दिया मैंने 2 फाई, चाप स्मॉल डी, त्रिज्या कैपिटल डी, वो मैंने आपको समझा ही दिया सारा। कैपिटल डी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये 1 मीटर दूर रखेंगे अपन व्यवस्था, है ना, तो कैपिटल डी तो कांस्टेंट है, या डी का मान 1 मीटर रख दो तो फिक्स हो ही गया। तो लैंप स्केल व्यवस्था और लैंप के बीच की दूरी तो आप फिक्स कर दो 1 मीटर, है ना। तो सीधी सी बात हुई कि डी नियत है, इसलिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। स्केल पर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो आप स्केल पर नाप ही सकते हो, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो स्वाभाविक है अतः आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो साहब कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और विक्षेप बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो डायरेक्ट बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये प्रवाहित धारा के अनुक्रम, ऐसे धारा माप लेंगे। अब यार कुछ भी समझो आप, जैसे मान लो ये भी समझ सकते हो कि हाँ ऐसे विक्षेप नाप लेंगे और विक्षेप से धारा नप जाएगी। क्लियर सब? तो ये निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, बनावट, सचित्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, प्रिंसिपल इसका याद रखना आपको, और वर्किंग, और सामने जो व्यवस्था की कमी आ रही थी जो मुझे बतानी थी आपको, वो लैंप स्केल व्यवस्था। अब इससे संबंधित कुछ टॉपिक और है, छोटी छोटी बातें है ना, हल्की फुल्की बातों में अब आ जाइए सब। अभी कुछ जवाब देने बाकी हैं तो वो भी आ जाएंगे। धारा मापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी है ना, धारा मापी की सुग्राह्यता है ना, प्रिंसिपल वंश वगैरह सब तैयार हो चुका। सुग्राह्यता से क्या मतलब है यहां पर, यह सुग्राह्यता के क्या मायने हैं, यूं समझो आप। ऐसे समझिए, अल्प धारा या अल्प वोल्टता की उपस्थिति से धारा मापी में या धारा मापी की कुंडली में विक्षेप पर्याप्त हो, दिख जाता हो, तो स्वाभाविक ऐसे धारा मापी को हम अच्छा सुग्राही धारा मापी कहेंगे। सुग्राह्यता को देखो शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिविटी। अब स्वाभाविक है संवेदनशीलता किससे, जो अल्प मान के लिए भी ठीक ठाक विक्षेप दर्शाता हो। अब जैसे मान लीजिए सुई हल्की सी हिल के रह जाए तो वो तो फिर और
बेकार चीज होगी अपने लिए, वो इतनी काम की चीज कहां रही अपने लिए। काम की चीज तो अपन तभी बोलेंगे ना उससे जब अल्पमान के लिए भी उसके विक्षेप अच्छे से होते हो, दर्शक देखने योग्य हो जाते हो, आराम से दिख जाते हो। ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि साहब थोड़े से विक्षेप के लिए विक्षेप बहुत सारे होते हो, फिर तो बहुत सारे विक्षेप के लिए मीटर ही अलग अलग बड़े बड़े बनाने पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कह रहे, हम यूँ कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो विजिबल हो। तो अल्प वोल्टता व अल्प धारा पर धारा मापी की कुंडली में विक्षेप पर्याप्त हो, दर्शन योग्य हो, तो इससे धारा मापी को अच्छा सुग्राही धारा मापी कहते हैं। सुग्राहिता का मापन निम्न दो भौतिक राशियों से करते हैं। ए है ना, ए है धारा सुग्राहिता, क्लियर, सेंसिटिविटी ऑफ करंट है ना। डेफिनेशन है इसकी सब, इकाई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं, या इकाई धारा से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। अब आई धारा पर उत्पन्न विक्षेप फाई मान रहे अपन लिखा आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई, तो आई धारा प्रवाह पर उत्पन्न विक्षेप फाई है, तो इकाई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप कितना हुआ, उसी को कहेंगे धारा सुग्राहिता, फाई अपॉन आई। अब क्योंकि अभी अपन ने निकाला इसे आई बराबर के फाई, तो स्वाभाविक है फाई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के, इसलिए धारा सुग्राहिता 1 अपॉन के लिख देंगे। अब क्योंकि के की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली, के बराबर अपन ने लिखा सी अपॉन एन ए बी, रख दो सब। तो धारा सुग्राहिता उल्टा कर दो इससे, एन ए बी अपॉन सी, ये सब धारा सुग्राहिता आ गई। अब आप तो यही चाहोगे कि धारा सुग्राहिता अच्छी हो, अधिक हो, ताकि जो आपका धारा मापी हो शानदार कहलाए, अच्छा कहलाए, है ना। तो अधिक धारा सुग्राहिता के लिए सूत्र के अनुसार क्या क्या दिखता है अपने को, नंबर वन दिखता है कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए। देखो क्षेत्रफल अधिक कर नहीं सकते आप, क्योंकि हमारे जो चुंबक के ध्रुव खंड हैं उनके अंदर ही तो हमें समाहित करना है, तो वहां तो हम थोड़ा दायरे में रहना पड़ेगा चुंबकीय ध्रुव खंडों, है ना। पर वह फॉर्मूला दिखा रहा है तो लिख रहा हूं मैं, एन ए चुंबकीय क्षेत्र ये अधिक होना चाहिए, है ना, अधिक, तब ऐसा ही अधिक होगा, है ना। दूसरा है ऐठन नियतांक सी अल्प होना चाहिए, सी अल्प होगा तो ऐसा ही अधिक होगा। सी बराबर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, सी बराबर होता है ईटा पाई आर 4 अपॉन 2L। ईटा दृढ़ता गुणांक है, L लंबाई है, R त्रिज्या है। अब आप चाहते हो कि C अल्प हो, तो स्वाभाविक है धारा सुग्राहिता उच्च होगी, ये चाहते हो। अब C के अल्प होने के लिए दृढ़ता गुणांक, जिससे आपने कुंडली को निलंबित कर रखा है, लटका रखा है, उस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा अल्प होना चाहिए। दो पदार्थों के दृढ़ता गुणांक अल्प हैं, उनमें से एक पदार्थ तो है फास्फर ब्रांच और एक है क्वार्ट्ज। देखो फॉर्मूला कह रहा है सुग्राहिता बढ़ानी है तो C कम होना चाहिए, और C कम होने के लिए दृढ़ता गुणांक ईटा कम होने चाहिए, और क्वार्ट्ज है फास्फर ब्रांच इनका दृढ़ता गुणांक कम होता है ना। R अल्प होना चाहिए, ईटा पाई R4, R अल्प होना चाहिए,
इससे ये क्या है सब, तार नहीं है। तार के बजाय क्या बोला इसको, तंतु बोला। तंतु का मतलब बहुत महीन, पतला। एल अधिक होना चाहिए तो छत से लटकाया, है ना। तो सब आप फॉर्मूले में देख लीजिए कि ईटा कम, आर कम और एल अधिक, इसीलिए निलंबित कर रखा है, लंबाई अधिक ली है। और तंतु लिया है यानी बहुत महीन पतला तार लिया है, और फास्फर ब्रांच काम में लिया है। ये सब धारा सुग्राहिता खत्म। बी में आता है सब वोल्टा सुग्राहिता, है ना। इसको एसवी से कह देंगे अपन, ठीक है। इकाई वोल्टा पर उत्पन्न विक्षेप को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। वी वोल्ट पर उत्पन्न विक्षेप को अपन ने मान लिया फाई, तो इकाई वोल्टा पर विक्षेप कितना हो गया, एस वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी। अब यदि कुंडली का प्रतिरोध हम कैपिटल आर माने और धारा तो आई माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने इकाई धारा पर उसी समय वोल्टा लिए है। ये जिस समय धारा आई है उसी समय वोल्टा वी है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो वी की जगह लिख दो आप आई आर, फाई अपॉन आई को क्या लिखते हो आप, एस आई। तो सब ऐसे कर दो, एस आई अपॉन आर, ये फाई अपॉन आई यहां लिख ही रहे से। एस आई का मान चाहो तो यहां से रख दो नीचे से, या एस आई, ये एस आई एन ए बी अपॉन सी, तो ये एस आई का मान रख दिया एन ए बी अपॉन सी, और आर यहां है इससे। अब एक पे कमेंट कर दिया, दूसरे पे कमेंट मत कीजिए, दूसरे पे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सब ये वोल्टा सुग्राहिता। अब ऐसे तो देखो मैं बताऊं, छोटी छोटी चीजों में ऐसे तो एक जैसे छोटी सी बात हो रही है वो खास नहीं है। देखो साफ बता दो, एक चीज है दक्षतांक। दक्षतांक का मतलब आप अंक वगैरह लिखेंगे तो अंक लिखने का क्या तरीका रहेगा आपका, तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा भाई मैं लिखूंगा 1, तो उस एक विक्षेप पर आने के लिए कितनी धारा चाहिए मैं लिखूंगा, जैसे 1 एम्पीयर लिखना है मेरे को, तो आपको मैं 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप देखूंगा, उस विक्षेप जहां आएगा वहां पे क्या लिख दूंगा 1। 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर फिर विक्षेप देखूंगा, जहां विक्षेप आएगा वहां कितना लिख दूंगा 2। 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर फिर विक्षेप देखूंगा, जहां विक्षेप आएगा उस जगह लिख दूंगा मैं 3। तो यहां पे यही कह रहा हूं मैं, है ना। इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को दक्षतांक कहते हैं। अब फाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी है, आई। तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा मतलब दक्षतांक ये कितना हो सब, अभी उल्टा हो जाएगा, आई अपॉन फाई, है ना। देखो आप ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, ये फाई अपॉन आई है, वो आई अपॉन फाई है ना। अब आई अपॉन फाई को स्वाभाविक आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, के कह दोगे। के का मान आप जानते हो, के का मान सी अपॉन एन ए बी, तो ये सी अपॉन एन ए बी। तो अंक लिखने का ये तरीका है दक्षतांक, है ना। तो सब ये खत्म हुआ बेसिक प्रिंसिपल। मैं आपको बिगिनिंग से थोड़ा सा बात को समझा दूं, क्योंकि अभी एक पार्ट छोटा सा बाकी रह गया तो वो नेक्स्ट लेक्चर को जाएगा, है ना। ये देखो मैंने ये सिद्धांत कंप्लीट कर दिया, निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ा दिया। अब कील की कुंडली धारा मापी वगैरह में मेरे को जस्ट चित्र बनाना है। कील की कुंडली धारा मापी में ज्यादा कुछ भी मुझे करना रहता नहीं है, है ना। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, मीटर और वोल्ट मीटर, यानी ये चैप्टर अब नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज है। न्यूमेरिकल बुक्स के देख लेंगे थोड़े बहुत, बीच में हालांकि चित्रों के डाले थे,
लेकिन अब क्या सोलेनॉइड का जैसे नहीं आया होगा, टोरॉइड का नहीं आया होगा, तो ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर उनको ऐड कर लेंगे अपन, ऐसा करते हैं ना। तो अब मेरा काम रह गया कीलकित कुंडली धारा मापी का केवल चित्र बनाना काम रह गया, है ना। इसमें अब कुछ मेरा कोई खास करने योग्य इसमें अब मार्जिन नहीं रहा मेरे पास, है ना। ये बस निलंबित कुंडली धारा मापी को मैं कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर मुझे नेक्स्ट वाला लेना है, तो बस अब आज यूं समझ लीजिए कि यहां इतना ही, है ना। ये जरूर समझ लीजिए कि निलंबित कुंडली धारा मापी जो आपने पढ़ा, शानदार सुगराई है, फर्स्ट क्लास है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, एयर में लटकी है कुंडली, लेकिन सुगराई तो है, सुविधाजनक नहीं है। निलंबित कुंडली धारा मापी हर एंगल से आपको मजेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन इसको अब जैसे मान लीजिए आपको जहां धारा नापनी है वहां धारा मापी ले जाना पड़ेगा। भाई हर एक चीज को आप प्रयोगशाला में लाके थोड़ी पटक पाओगे, क्लियर। तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक तो ट्रांसपोर्टेशन उसका बड़ा अजीबोगरीब है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सका, उसको एक से दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर वहां ले गए, फिर वो वापस हैंग करेंगे, फास्फर प्रांज वगैरह के तंतु टूट जाएंगे, झटका लगते टूट जाएंगे, तो एक से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर वहां पे वो पूरा अरेंजमेंट जमाना एक टाइम कंज्यूमिंग है ना। और उसमें रिस्क भी साले कोई तंतु वगैरह टूट जाए वगैरह वगैरह। सेकंड थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां कुंडली निलंबित हो, लटकी हुई हो, तो स्वाभाविक है कुंडली को कंपन करके यानी वाइब्रेशन करते हुए विराम अवस्था में आने में बहुत समय लगेगा। दोलन करती हुई धीरे धीरे विराम अवस्था, तो आप जब तक कुंडली स्थिर नहीं हो जाती आप विक्षेप पढ़ नहीं पाएंगे, और विक्षेप जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे धारा पढ़ नहीं सकते। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में दो चीजें, सुगराई तो शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दो समस्या उसमें बैठती हैं। एक समस्या तो ये बैठती है कि उस धारा मापी का कोई एक से दूसरी जगह ले जाना सुविधाजनक नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है वापस वही अरेंज करना। सेकंड उसमें जो है कि उसमें कोई भी रीडिंग आती है या वो माध्य स्थिति में आता है तो दोलन करता हुआ आएगा, दोलन करता हुआ जाएगा, तो वो दोलन जब खत्म होंगे तब जाके हम पढ़ पाएंगे, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए फिर स्वाभाविक है हमने उसी वजह से फिर कीलकित कुंडली धारा मापी को बनाया, वहां आपको यह सुविधा नहीं रहेगी जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो बच्चों आज इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।